Hegel, George William Frederick Hegel, one of the most important philosopher. ठीक है, सी एस एस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, वैसे भी ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या रहा है बेसिकली अपनी थ्योरी में। ठीक है, पैदाइश है इसकी 1770 1770, और ये इन्फ्लुएंस हुआ था जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम से, जारी बात है जर्मनी का था। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या था इस पे भी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, और इमैनुअल कैंट इससे भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। ठीक है, इसकी सोच कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपको मिलेंगे। अच्छा, ये जर्मन पॉलिटिकल फिलासफर अब तुम दो पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स और हैगल। ठीक है, इनको आपने याद रखना है क्योंकि उसके बाद जब हमने इलामा इकबाल की पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है ना, तो इलामा इकबाल पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इनका। ठीक है, खासकर हैगल का इनका अपनी वो बुक में जिक्र करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इलामा इकबाल भी जर्मनी गए थे। मार्क्स और हैगल इनमें से किसी एक के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी और इसकी थ्योरी से बड़े इंस्पायर थे। ये हैगल के साथ तो मुलाकात पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 1818 में इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, और इलामा इकबाल की है 1877 में। ठीक है, तो मार्क्स की 1888 में आई थी डेथ हुई है, 18 में शायद को हुई है इसकी हुई, क्योंकि आप खुद ही एक फिलासफर थे इलामा इकबाल, जारी बात है, और इन्हीं की फिलासफी से ज़्यादा इम्प्रेस थे वो। जो एक फिलासफर होता है वो सारे फिलासफर को पढ़ के आगे आता है, जारी बात है। और इनकी तो उधर इन्होंने जगह भी देखी होंगी, महल्ला कौन सा है हैगल का। ठीक है, कार्ल मार्क्स किधर फिरता रहा है, जारी बात है, उनसे भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं उनकी राइटिंग से। ठीक है, तो हैगल का कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा सा इलामा इकबाल को ज़्यादा मुतासर कर गया है कि इन्होंने खुदा की तरफ भी अपनी फ़िलासफ़ी को मोड़ा, टुवर्ड द गॉड। ठीक है, तो हैगल अपनी फ़िलासफ़ी में कहता है कि बेसिकली दुनिया का जो सिस्टम है ना, ये यूँ नहीं समझा जा सकता। ठीक है, ये जब तक अपनी फाइनल कंडीशन में, डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच जाता। तो आइडिया मूव करवा रहा है। ठीक है, जो आइडिया मूव करवा रहा है वो गॉड करवा रहा है, यानी कि क्रिएशन से लेकर फाइनल स्टेज तक जब तक दुनिया नहीं ना पहुंच सकती, तो इस दुनिया को समझना नामुमकिन है। इसने जो फाइनल स्टेज कही है वो मतलब इनिशियल पॉइंट को कहा है या अभी जो ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा है उसके बाद जो अल्टीमेट आएगा पॉइंट उसको अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, दैट मे बी अ पीक कौन सी हो सकती है? नहीं, एक होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हो सकता है, मैं समझ रहा था कि उसने उस पॉइंट को जो क्रिएशन वाला पॉइंट है उसको एक अल्टीमेट का, और उससे फिर कहा हो कि फिर ग्रेजुअल आप मूव कर रहे हैं। वर्ड उसका ना, वर्ड मूव्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन व्हिच हैज बीन सेट बाय द ऑथर ऑफ द आइडिया, दैट इज गॉड। ठीक है, आइडिया कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अनटिल फाइनल स्टेज रीचेस। ठीक है, जब तक आखिरत नहीं हम देख लेते किसी चीज़ की, ठीक है, उस तक हम समझ नहीं आएगी कि दुनिया का पर्पस क्या था, दुनिया का मकसद क्या था, इधर हमने पॉलिटिकल सिस्टम चलाना कौन सा था, कौन सी स्टेट हमारे लिए बेटर थी। मेटाफिजिकल थ्योरी हम कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली जो मेन हैगल का पॉइंट है वो है डायलैक्टिक्स। ठीक है, DIALECTICS, LECTICS, डायलैक्टिक्स। ठीक है, वो कहता है कि अभी तक हमने जो बीच में चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एक पहला आ जाएगा पैटर्न ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कि हिस्ट्री कैसे बनी है, कैसे चल रही है, किस तरफ जा रही है। ठीक है, उस पैटर्न को ये डायलैक्टिक्स में देखता है। ठीक है, नेशन इन द हिस्ट्री, इंडिविजुअल एंड द स्टेट, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेशन एंड द इंडिविजुअल, नेशन एंड द स्टेट, सॉरी, इंडिविजुअल एंड द स्टेट, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एक आइडियलिस्ट अप्रोच थी। ठीक है, आइडियलिज्म को, और दूसरा डायलैक्टिक्स आ जाते हैं। बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं? फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री,
सेकंड नंबर पर आ जाएगी साइंस ऑफ लॉजिक। थर्ड नंबर पर आ जाएगी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक। Phenomenology of स्पिरिट, फिलोसफी ऑफ लॉ एंड राइट्स। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। पहला जो हैगल पॉइंट देता है अपना डायलैक्टिक्स में, तो वो कहता है कि हम हिस्ट्री को है ना हमारे पास कैसे पहुंचती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, वो नहीं कह रहा, ये हम अपनी बात, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हिस्ट्री चलती आ रही है। ठीक है, डिफरेंट पैगंबर आए, फिर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं इसको BC में जाके, रेफरेंस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि हमें चंद एक चीज़ जो है ना जिनमें हिस्ट्री मिलती है वो होती है लिटरेचर, आर्ट्स, ठीक है, रिलीजन, पेंटिंग, म्यूज़िक एंड आर्किटेक्ट्स। ठीक है, लिटरेचर मतलब जो किसी की बुक्स आती हैं कि हमारे सामने, ठीक है, ये किस दौर में लिखी गई थी, उन लोगों की सोच क्या थी, वो स्टेट को या इंडिविजुअल्स को कैसे देखते थे, उनकी मतलब कि क्या थी, लड़ाइयाँ क्या थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं आर्किटेक्चर, मतलब कि जो पुरानी बिल्डिंगें बनी होती हैं वो किस तरह की बनी हुई थी, इनका डाइनिंग हॉल किधर था, इनके वॉशरूम्स किधर थे, इन्होंने रूम अपने कैसे हवादार रखे हुए थे या रोशनी का क्या इंतज़ाम था। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी सिविलाइजेशन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेंटिंग्स देखते हैं, इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। कईयों ने होते हैं दीवार पे क्राफ्टिंग की होती है, ठीक है, फूल वगैरह बनाए होते हैं, कोई इस तरह की लेके चलते हैं। कुछ होते हैं जिन्होंने जंग की अपनी बनाई होती है पेंटिंग, कोई किसी को मार रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई तीर अंदाजी कर रहा है। ठीक है, वहाँ से पता चलता है ये बेसिकली थे क्या, जंग जो थे, पढ़ने वाले थे, या हिस्ट्री को मतलब कि हिस्ट्री में करते क्या थे। ठीक है, म्यूज़िक हम उनका देखते हैं उठा के, आर्ट की कोई चीज़ आ जाती है, या फिर हम रिलीजन देखते हैं। अच्छा, उनका रिलीजन क्या था, कि वो कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस करते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कहता है कि हिस्ट्री को हम इस तरह देखते हैं, हमारे पास इस तरह पहुंचती है। ठीक है, अभी हमें मुग़ल बादशाहों ने क्या किया इधर, वो भी हम किसी न किसी बुक से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। ठीक है, इसी तरह कोई भी हिस्ट्री का रेफरेंस हम उठा के देखेंगे या आर्किटेक्चर, उनकी बिल्डिंग्स को देख लेंगे। जैसा कि हम देखते हैं गंधारा सिविलाइजेशन थी ये इधर टेक्सला वाली साइड पे। ठीक है, सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी बिल्डिंग्स देख लेते हैं, आर्ट्स देखते हैं इनका, स्पार्टन्स का, इटालियन वाली साइड पे, रोमन साइड पे जाएं हम जाके, उनके आर्ट्स देखते हैं। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स में जंग जो थे किस तरह क्या करते थे वो। तो वो कहता है कि हिस्ट्री को जो चीज़ मूव करवा रही है ना, वो है एक आइडिया। सबसे पहले आइडिया आता है माइंड में। ठीक है, आइडिया जैसे कि हम कहते हैं कि पहले मुर्गी आई है कि अंडा आया है। ठीक है, यही एक आइडिया है कि नई सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे, एक आइडिया होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर फ्री शुरू करेंगे और इसको अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे। ये एक आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है। ठीक है, ज़हीर खान के माइंड में आया कि मैं CSS करूँगा, तो CSS की बेस्ट जगह कौन सी है, लाहौर, उधर जाके डाटा कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक आइडिया आपके माइंड में आया, आइडिया आता है, वो बनता है थीसिस। ठीक है, बंदे को आइडिया नहीं आता, वो उस पर मुकम्मल भी वो सोचता भी है, अपनी एक सोच डेवलप कर लेता है। बेसिकली 3 स्टेजेस होंगी ऑफ नॉलेज की जो होती हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ये 3 पॉइंट आपने हैगल के याद रखने हैं। ठीक है, कहता है कि पहले आप आइडिया आता है, उसके बारे में बंदा सोचना शुरू करता है कि ये आइडिया है, अच्छा ये आइडिया कैसे काम करेगा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो पहले बंदा उसके एडवांटेजेस सोचता जाता है, फिर उसी चीज़ की नेगेटिव आ जाता है, देखना शुरू कर देता है, अच्छा ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये काम ऐसे ना किया जाए। वो क्या हो जाता है, उस आइडिया का एंटीथीसिस हो जाता है। ठीक है, तो मान समझ आ रही है, एक आइडिया आता है पहला, वो बनता है थीसिस, उसका फिर एंटीथीसिस आता है। ठीक है, एंटीथीसिस आता है, कुछ चीज़ें हम थीसिस में से उठा लेते हैं जो काम की होती हैं, जो आगे प्रैक्टिकल होती हैं,
कुछ चीज़ें हम एंटीथीसिस से उठा लेते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिला के हम नई एक थ्योरी बनाते हैं तो वो बन जाती है सिंथेसिस, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ को हमने सोचना शुरू किया, कैपिटलिज्म है, ये एक आप कह सकते हैं एक थीसिस था, ठीक है। उसका एंटीथीसिस क्या आया, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, ठीक है। वो आया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स कैपिटलिज्म के उठा लिए जाए, कुछ पॉइंट सोशलिज्म के उठा लिए जाए जो अच्छे हैं, ठीक है। वो एक स्टेट पे या एक नेशन पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो वो क्या होंगे, सिंथेसिस, ठीक है जी। वो मिक्स सिस्टम होगा, वो इधर से भी नहीं इधर से भी, वो एक परफेक्ट चीज़ उस टाइम बन सकती है जब दोनों को हम कंसीडर करेंगे, थीसिस को भी एंटीथीसिस को भी। एग्जैक्टली चाइना की एग्जांपल ऐसे ही है। वैसे पहले वो अपने आप को सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ कहता था, लेकिन अब वो फ्री मार्केट का भी उसने दिया है। उसके बाद में अपने कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। अपने बिजनेसमैन को ओवरसीज जाके सपोर्ट भी कर रहा है। पहले आता है थीसिस, उसका आता है एंटीथीसिस, ठीक है। फिर वो मिलके बनते हैं सिंथेसिस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री इस तरह मूव कर रही है हमारी। अब आइडिया क्या था, उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड लेके चलते हैं। प्लाटो को उसने देखा कि उसको जहर पिला दिया गया सोक्रेटिस को, ठीक है। उसके माइंड में आइडिया एक आया जस्टिस का, जस्टिस का आइडिया आया। उसने पूरे उस पर सिंथेसिस अपने थीसिस तैयार किए कि जस्टिस एट सोशल लेवल, जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। किस किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, किंग किस तरह का होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसने एक थीसिस तैयार किया, ठीक है। एंटी थीसिस उसका एरिस्टोटल को आप कह लें आ गया। उसने आइडियलिज्म की बजाय रियलिज्म को सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें उनको एंटी किया कि जी आइडियल स्टेट या आइडियल किंग जो अचीव नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। कुछ चीज़ें एरिस्टोटल से आ गई, कुछ चीज़ें प्लाटो से आ गई, ठीक है। तो अगले फिलासफर ने उन दोनों को बिल्कुल छोड़ दिया, उनकी जो दरमियाना रास्ता था उसको उठाया और अगला काम करना शुरू कर दिया सिंथेसिस पे, ठीक है। कहता है कि कोई भी नेशन जो है ना वो इस तरह वजूद में आती है कि आप जैसे कि हमने देखा है स्टेट ऑफ नेचर जो होती है वहाँ से आते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं जिसको सारे शहरी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेशन बनती है, तो नेशन उसी सूरत बनती है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके बनती है जो सबके लिए वेलफेयर में होती है, जो सबके लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। सबके लिए इकोनॉमिकली और सबको डिफेंड भी कर रही है, ठीक है। तो उस नतीजे में जो आगे स्टेट बनती है वो कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट स्टेट है। हक में ये मोनार्की के ही है, ये भी डेमोक्रेट नहीं है, आइडियलिस्ट है, तो मोनार्की की तरफ जा रहा है कि है आइडियल हेड जो है ना, मोनार्क जो है वो आपका पावरफुल होना चाहिए। अच्छा जी, कहता है कि थीसिस और एंटीथीसिस जब आते हैं ना, ये क्या आ गया, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लड़ाई आ जाती है ना एक पॉइंट पे आगे फजल रहमान, ठीक है। कि वो कहता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, असल प्रोग्रेस उस वक्त होती है, ठीक है। जब एक चीज़ बिल्कुल स्मूथ जाई जा रही है, उसकी अपोजिशन नहीं है, उसको आप प्रोग्रेस नहीं कह सकते। जब तक उसकी एंटी चीज़ कोई नहीं आती, जब तक उसका क्रिटिसिज्म कोई नहीं आता, क्रिटिसिज्म के बाद बहुत सारे पॉइंट जो उसके नेगेटिव होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो चीज़ हो रही होती है ना वो प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस किस टाइम आती है, जब कॉन्फ्लिक्ट पे होते हैं, ठीक है। तो कहता है कोई भी स्टेट को देखना है ना वो कब बेस्ट है, तो उसको आप देखो जब वो जंग की हालत में होगी या वो रेवोल्यूशन की हालत में होगी, इनकलाब की हालत में, ठीक है। उस टाइम उस कौम का मोराल जो होगा ना बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। वही कॉन्फ्लिक्ट ही होता है ना, रेवोल्यूशन पे भी जब वो सारी बात है आपका गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप उनकी पॉलिसी को नहीं मानते इसलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपका किसी मुल्क के साथ क्लैश हो जाता है, ठीक है, तो उधर भी सारी बात है तो क्लैश ही, एंटीथीसिस आ जाता है कि जी कश्मीर हमारा नहीं, जी कश्मीर हमारा, जंग शुरू हो गई, ठीक है। तो कोई भी नेशन कहता उस टाइम होती है पीक पे जब वार में हो या रेवोल्यूशन पे हो, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी वजह से प्रोग्रेस आती है, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही बंदा जो बात करी जा रहा है वही ठीक है। अब कैपिटलिज्म की आपको मिसाल दी है ना,
ठीक है। एट दी एंड हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म भी मुकम्मल ठीक नहीं है, सोशलिज्म भी मुकम्मल ठीक नहीं है, दोनों में फॉल्ट थे। ठीक है, इसीलिए हमने फिलासफर भी देखे हैं, उनमें भी सबको क्रिटिसिज्म की है कि उनमें उनकी थ्योरीज में डिफ़ॉल्ट क्या क्या थे। ठीक है, तो अगले फिलासफर ने जब काम करना शुरू किया है थीसिस और एंटी थीसिस को देख के, ठीक है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी बना लिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। ठीक है, उन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डिफाइन कर ली, 3 टायर होंगे। ठीक है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स भी होंगे, ड्यूटीज़ भी होंगी, स्टेट की क्या क्या जिम्मेदारी है, इकोनॉमिक ड्यूटीज़ हैं वो भी उन्होंने ले आई। ठीक है, जो प्रोग्रेस किस तरह हुई है टोटल, हम ये इस चीज़ को प्रैक्टिकली अब देख रहे हैं। पहले एक आइडिया है, उसने थीसिस डेवलप किया है, उसका एंटी थीसिस आया है। ठीक है, वहाँ से जो चीज़ बनी है वो जाके सिंथेसिस बनी है। ठीक है, और ये जा किस तरफ रही है, उस मकसद की तरफ जिसके लिए खुदा ने इसको तख्लीक किया है। वो उसी टाइम पता चलेगा क्या मकसद है, जब इसकी फाइनल हम शक्ल देख लेंगे या ये फाइनल अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हैगल का नजरिया है। तो उसके बाद कहता है स्टेट एंड द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। इंडिविजुअल कहता है बिल्कुल ठीक है, उनके राइट्स भी होने चाहिए, उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारे राइट्स में उनके कहता है इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, स्टेट ने आपको देने होते हैं, और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी, यानी कि मीन के स्टेट ऑफ नेचर से हट के वो बात कर रहा है। ठीक है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके होते हैं, जो जो सोसाइटी में आपके राइट्स होते हैं, कहता वो बिल्कुल होने चाहिए। स्टेट की रिस्पांसिबिलिटीज बता रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि पावरफुल मोनार्क होना चाहिए ना, तो कह रहा है कि ये राइट्स आपको दे देने हैं, लेकिन स्टेट का मकसद उस फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाना ही है। ठीक है, उसमें अगर स्टेट आके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है, या अपने आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अपने शहरियों को रगड़ देती है, ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये स्टेट की ही मर्जी होगी कि स्टेट ने अपने आप को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स, जैसा कि हमने देखा था पिछली मिल और बेंथम की थ्योरी में। ठीक है, वो कहते हैं यूटिलिटी, मेजोरिटी अवाम की आप देखेंगे कि किस चीज़ में वो खुश है, ये नहीं देखेंगे इंडिविजुअल किस चीज़ में खुश है। ठीक है, पॉपुलरिटी मतलब कि 51% लोगों की खुशी इस चीज़ में है या नहीं है। अगर तो 51% इस चीज़ से खुश हैं तो मतलब कि सोसाइटी आपकी ओवरऑल इस चीज़ से ये ठीक है, यूटिलिटेरियन है, ये गुड है। ठीक है, इसको अप्लाई करना चाहिए। तो इसी तरह वो कहता है इंडिविजुअल्स की एज सच कोई वक़्त नहीं होती स्टेट में, स्टेट आपका फाइनल एंड है। इन 2 पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है, आइडिया को, ठीक है, डायलेक्टिक्स को, क्योंकि यही चीज़ें हम जाके कार्ल मार्क्स में जो है उसकी थ्योरी में करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज की टू प्रोग्रेस, ठीक है, एंड स्टेट्स आर मटीरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज। वो जो आइडिया एक आता है ना, ठीक है, उसकी फाइनल शक्ल क्या है, उसकी फाइनल शक्ल ये है कि कोई भी मुल्क या स्टेट वजूद में आ जाए। ठीक है, अब अमेरिका जो है उसको आप उसकी मिसाल ले सकते हैं। एक आइडिया आया कि एक सेपरेट नेशन होनी चाहिए, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दी, ब्रिटिश से अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाए, स्टिल दे आर नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है अभी तक। ठीक है, उस आइडिया ने स्टेट बनाई है, स्टेट उसकी फाइनल डेस्टिनेशन उस आइडिया की जो कि इंसानों की है। अब गॉड की क्या है, ठीक है, वो हमें कहता है कि उस टाइम पता चलेगा जब ये सारी दुनिया अपनी फाइनल आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएगी कि दुनिया में रहना कैसे था, करना क्या था, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चलाना था। ठीक है, एट दी एंड जितने हमने पॉलिटिकल फिलासफर पढ़े हैं, मकसद यही था कि स्टेट कैसे चलाना। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, इतने बंदे बैठे हैं, हम 5 बंदे बैठे हैं, 6, इनमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कौन चलाएगा। एक क्राइटेरिया डेवलप करना, इंस्टीट्यूट्स बनाना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाना, लोगों को राइट्स देने। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, कहता है इंटरनेशनल लॉ भी होना चाहिए। जारी बात है, एक स्टेट आके बन गई है फाइनल, वो बिल्कुल एक
परफेक्ट नहीं है, यानी कि स्टेट की शक्ल ले चुकी है। तो उसने क्या करना है, दूसरी स्टेट के साथ भी अपने रिलेशन रखने हैं। सारी बात है, एक स्टेट तो नहीं है दुनिया में, जर्मन फ्रेंच ये तो साथ साथ रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो दूसरी रियासतें होंगी फिर उनके साथ भी आपने रिलेशन रखना। ये जितनी आज तक हमने स्टडी की है सोसाइटी को, ये एक स्टेट तक की थी कि एक स्टेट के शहरी क्या क्या करेंगे। चलो एक स्टेट तो बन गई है, एक अच्छी स्टेट है, मजबूत है, वो अपने शहरियों को डिफेंड भी कर रही है, उनको इकॉनमी भी अच्छी चल रही है। तो जब दूसरे स्टेट के साथ आएंगे तो उसके साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे। ये वो टाइम था जब इंटरनेशनल लॉ डेवलप होना शुरू हो गया था। ठीक है, सबसे पहले लॉ ऑफ सीज वगैरह जो थे ना, ये आना शुरू हो गए थे, क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा नेविगेशन होती थी, शिप जा रहे होते थे, ब्रिटिश जो सुपरमेसी थी सी पे। तो वो कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ जो ह्यूगो ग्रोटस इसका फादर था, तो ये डेवलप होना शुरू कर दिया। कहता कि इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल होने चाहिए, स्टेट्स के आपस में स्मूथ रिलेशंस के लिए इंटरनेशनल लॉ ज़रूरी हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एक सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, जो कि लॉज आप बना तो लेंगे लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सोवरेन बॉडी नहीं है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको आप कह सकते हो कि इस चीज़ ने बेस बनाई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिनमें यूएनओ आ जाता है। ठीक है, या यूएनओ से पहले भी एक बनी थी जिसे हम कहते हैं लीग ऑफ नेशंस, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। ठीक है, यूएनओ जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। ठीक है, तो हेगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है हमें, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। डायलैक्टिक्स में बेसिकली वो मूव कर रहा है। उसने हिस्ट्री का पैटर्न बता दिया हमें। ठीक है, नेशंस हिस्ट्री में कैसे बनी है आके, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इन्वॉल्व हुआ है, इंडिविजुअल और स्टेट क्या है। कहता है कि स्टेट और इंडिविजुअल जब आपस में आ जाएंगे ना तो स्टेट की ज़्यादा वैल्यू है, इंडिविजुअल की ज़्यादा बिल्कुल वैल्यू नहीं है। ठीक है, और स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये उन दौरों में बात कर रहे हैं जब अमेरिकन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहता है कि ये कोई एक खास बिल्डिंग की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपने उसकी बेस बनाई, बुनियाद रखी, उसके बाद ना लेंटर डाला और अगली बिल्डिंग, अपर फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आपने एक बिल्डिंग बना दी। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बनते। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक आइडिया है, आपने हैगल को लेके ही टोटल डायलैक्टिक्स में चलना है। ठीक है, कहते हैं एक आइडिया होता है, उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। वो थीसिस आ गया, उसमें बहुत सारी भी चीज़ें आप चेंजिंग भी लेके आते हो। ठीक है, वो उसके एंटीथीसिस आ जाती हैं, वो उसी चीज़ में मतलब कि आप कह सकते हो अमेंडमेंट्स जो आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, टू सम एक्सटेंट प्लेटो का वही कंसेप्ट है एलिगरी ऑफ द केव वाला, कि अगर आप जब तक एक आइडिया ही आपके जहन में नहीं आएगा, अगर आप वो केव से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज की किस तरह होगी, नहीं होगी। जिस तरह प्लेटो का वो एलिगरी ऑफ द केव वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है उसका एजुकेशन का, कि मतलब आप जैसे जैसे एजुकेशन हासिल करेंगे ये आपकी स्टेजेस चलती जाएंगी, अल्टीमेटली आप फिलोसफर किंग तक पहुंच जाएंगे। और सेम लाइक कि ये आइडिया आएगा, आइडिया के बाद थीसिस आएगा, थीसिस के बाद एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, और देन आप जो है अपनी अल्टीमेट जो आइडिया की लिमिट है उस तक पहुंचोगे। जाहिर बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो यही कहता है। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना लेते हो लेकिन वो आस्ता आस्ता इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, आप देख लें कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 27-28 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा वक्त के हिसाब से तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ठीक है फजल रहमान।